चलो, तो पिछले क्लास में हम लोग सॉल्यूशन के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, ठीक है। सॉल्यूशन के बारे में कुछ डिस्कस किए थे। अब देखो, सॉल्यूशंस का समझने से पहले थोड़ा सा एक बात समझना होगा, जो ये मेम्ब्रेन के बारे में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्राइम मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। हाँ चलो यहीं शुरू करते हैं। ये देखो, ऐसी थी ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अच्छा देखो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या था, अगर मान लो किसी भी सेल का जो पार्ट होता है, ये अगर किसी भी सेल का ये पार्ट है, मान लो ये कोई एक सेल है, तो इस सेल के ये बाहर वाला क्या होता है, सेल वॉल। तो हम लोग सेल वॉल के बारे में थोड़ा डिस्कस किए थे। अब ये वाला क्या होता है, यही सेल मेम्ब्रेन, या इसको बोला गया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना। तो इस मेम्ब्रेन को हम लोग पढ़ रहे थे, इसको आइडिया लगभग लगभग सबके बारे में बताए थे, सब लोग थोड़ा बहुत जान रहे हैं, है ना। लेकिन अभी क्या करना है, इसको अब थोड़ा और डिटेल में थोड़ा समझना है, जिस तरह से हम लोग में क्वेश्चन देखने को मिलता है ना। क्वेश्चन कैसे आता है, देखो इससे पहले यहाँ समझो। पहले देखो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को लोग सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। इसकी कुछ बेसिक जानकारी है कि इसका ना, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ये लगभग 75 एंगस्ट्राम की, एंगस्ट्राम समझते हो किसका यूनिट है? हाँ, एंगस्ट्राम 75 टू 215 एंगस्ट्राम, ये जो है ना, यहाँ पे एंगस्ट्राम होगा। ये एंगस्ट्राम ना लंबाई की यूनिट है, जैसे ना किलोमीटर हो गया, मीटर हो गया। तो इस तरह से एंगस्ट्राम मतलब बहुत छोटा होता है, इतना छोटा होता है। देखो, ये 10⁻⁻7 मिलीमीटर, ये 1 एंगस्ट्राम अगर यूनिट बात करेंगे तो इसका मतलब 10⁻⁻7 मिलीमीटर इसका वो होता है। सो देखो, मीटर मिलीमीटर से सुने होंगे तुम लोग ना, मीटर सेंटीमीटर मिलीमीटर, फिर उसके बाद नीचे और जाओगे तो एंगस्ट्राम, इस तरह से इसका यूनिट होता है। बात समझ आ गई? तो इसका मतलब अगर देखा जाए मोटाई कितना होता है, तो इसका मोटाई इतना ही होता है। और आप जानते हो, इसमें ना ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, 2 टाइप की होती है। एक तो देखो, ये होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ऐसा कि जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन होती है, और दूसरा होती है इंटरनल मेम्ब्रेन। दिखाई दे रहा है सबको? देखो, एक होता है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन और एक होता है इंटरनल मेम्ब्रेन। अब इसमें देखो, दोनों में अंतर क्या है कि जो ये साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है, ये पूरे प्रोटोप्लाज्म को कवर करता है। जैसे देखो, ऐसे अगर ये एक सेल मेम्ब्रेन है और इसके अंदर कुछ भरा हुआ है, जो भरा रहेगा क्या कहलाएगा? ये साइटोप्लाज्म है। अगर इसमें न्यूक्लियस भी रहेगा तो क्या कहलाएगा? तो इसका मतलब ये है प्रोटोप्लाज्म, हम बोल रहे हैं इसको। अब बात समझ में आई? अब देखो, ये प्रोटोप्लाज्म मतलब अगर ये पूरा कवर करेगा, अगर जितना भी इसके अंदर एक कोई सेल है और उस सेल का पूरे तरीके से कवर कर देगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। बात समझ आ गई? अब दूसरा देखो, होता है इसी के अंदर हमारे, ये देखो ऑर्गेनल्स भी मिलेंगे ऐसे ऐसे छोटे छोटे हर जगह, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, ऐसे ऐसे मिलेंगे ना सब, क्रोमैटिड। तो ये क्या है? ऑर्गेनल्स हैं। अब इसके बाद अगर यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन कुछ ऑर्गेनल्स को कवर करेगी, तो उसको हम लोग बोलेंगे, ये क्या बोलेंगे? इंटरनल मेम्ब्रेन। बात समझ में आई थोड़ा? जो बाहर, जैसे अब बाहर की लेयर पूरी कवर करेगी, मान लो इधर वाली है, ये क्या कहलाएगी? साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। और जो इसके अंदर होगी थोड़ा सा, ये कुछ कुछ ऑर्गन को कवर करेगी, इसका कैटेगरी भी हो सकता है, तो इसको बोलेंगे हम लोग इंटरनल मेम्ब्रेन। बात समझ में आई? अब देखो, अब यहाँ, हाँ सारे ऑर्गेनल्स देखो, जैसे मान लो यहाँ पे कुछ ऑर्गेनल्स हैं, ये एक यहाँ ऑर्गेनल्स हैं, तो कभी ऐसा हो सकता है कि इस ऑर्गेनल्स के बाहर भी एक लेयर है। बात समझ गए? तो वो बोली जाएगी सेल मेम्ब्रेन, लेकिन कैसी होगी वो? इंटरनल सेल मेम्ब्रेन। बात समझ आई?
अब इसी तरह से आप देखो, ये इसका स्ट्रक्चर था, क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है ना। यहाँ पे देखो, अगर हम इस ऐसे स्ट्रक्चर को, ये मान लो एक मेम्ब्रेन है, इसको हम जूम करके बड़ा कर देंगे तो ऐसा दिखेगा, है ना। कल हम लोग उसको डिस्कस किया थोड़ा बहुत। तो ये जो लगे हुए हैं ये वाले, ये क्या बताया था इसको हम लोग, ये क्या होता है, ये होता है फास्फोलिपिड, है ना। और देखो एक ये है और एक ये है, ये दोनों मिला के ये लिपिड बाइलेयर कहलाएंगे। ये बात समझ आ रही है। तो ये लिपिड की बाइलेयर मेम्ब्रेन होती है। और जो ये है, ये क्या है, ये एक प्रोटीन है, और ये भी क्या है, एक प्रोटीन है। तो हमने कल डिस्कस किया था कि जो प्रोटीन होती है ना, देखो उसमें दो टाइप्स होगी, एक इनके अंदर होगी और एक या तो ऊपर या तो नीचे। तो जो अंदर होगी उसको बोलेंगे इंट्रिंसिक प्रोटीन, बात समझ आएगी। जो इसके अंदर होगी उसे बोलेंगे इंट्रिंसिक प्रोटीन, और जो इसके बाहर होगी उसको बोलेंगे एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। या जो एक्सट्रिंसिक होती है इसको हम लोग ये बोल सकते हैं, ये बाहर है ना, तो बाहर को पेरीफेरी बोलते हैं। तुम लोग पेरीफेरी समझते हो? हाँ, जैसे ये, अरे मान लो ये अगर सर्कल बनाएंगे ना कोई, ये कोई सर्कल बनाएंगे तो ये इसका पूरा पेरीफेरल है, इसको बोलते हैं। हाँ, जो सर्कमफेरेंस होता है उसको पेरीफेरल बोलते हैं। जैसे मान लो किसी के चारों ओर से घूमना, उसका पेरीफेरी कहलाता है। तो इसीलिए चाहे इसको एक्सटेंसिक प्रोटीन कहो या इसी को पेरीफेरल प्रोटीन भी हम लोग बोलते हैं, बात समझ गए। और ये वाली इंट्रिंसिक प्रोटीन है, या इसी को इंटरनल प्रोटीन भी बोलते हैं, बात समझ आ गई। ये इंटरनल प्रोटीन होगी या इंट्रिंसिक प्रोटीन है, और ये पेरीफेरल प्रोटीन है, इसके बाहर होगी, है ना। अब देखो इसका, इसको एक साइंटिस्ट थे जिसको सिंगर एंड निकोलसन, जी निकोलसन, 1972 में इन्होंने इसकी डिस्कवरी किया था। और हमने बताया था कि ऐसे ये, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लूइड मोजैक मॉडल, है ना। ये कैसा होता है, जैसे फर्श में एग्जांपल दिए थे ना, फर्श में ऐसे मोजैक के दाने आते हैं, लगे होते हैं, जब देखोगे ऐसे छींटदार दिखेगा। तो इसको भी अगर तुम लोग ऐसे टीएस काट दोगे बीच से, तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर, जैसे अभी इसको काट दो ऐसे, इसको ऐसे काट दोगे तो क्या हमको ऐसे दिखेगा, एक यहाँ प्रोटीन एक यहाँ प्रोटीन है, तो दिखेगा ना बोले कलरफुल, बस समझ ये। तो ये बोला जाता है यही है फ्लूइड मोजैक मॉडल, बस समझ गए। अब ये, अब आगे थोड़ा सा समझते हैं। देखो इनका, देखो फंक्शन क्या क्या हो सकता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या हो सकता है, अगर हमने कहा था कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है कैसी होती है, सेमी है ना, ये सेमी परमियोल होता है। अब देखो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये अगर ये सेमी परमियोल है तो इसका मतलब कुछ चीजें जाएंगी और कुछ चीजें नहीं जा पाएंगी। तो जो नहीं जा पाएगी उससे उसका सुरक्षा तो होगा ना, मतलब हर चीज को अंदर तो आने नहीं देंगे। जो काम की चीज है वो उसको अंदर आएगा, जो नहीं काम की चीज उसको अंदर नहीं आने देंगे। अब यहाँ पे जो पढ़ रहा है कोचिंग में वही तो अंदर आएगा, बाकी लोग नहीं आएंगे। तो इसको ले जाएगा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, है ना। तो इसका मतलब इसकी ये सुरक्षा करता है, ये एक प्रकार का फिजिकल बैरियर है बिटवीन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एंड इनर सेल ऑर्गेनल्स, मतलब सेल के अंदर जो ऑर्गेनल्स होंगे उसका और बाहर के इन्वायरमेंट में, इनके बीच का क्या कहलाएगा, बैरियर होगा ना, बैरियर। इसको क्या करेगा, अब बैरियर क्या करेगा, इसको प्रोटेक्शन देगा, बात समझ आई। और क्या करता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली होते हैं, सेलेक्टिवली परमिएबल विच परमिट द मूवमेंट ऑफ ओनली सर्टेन मॉलिक्यूल बोथ इन एंड आउट ऑफ द वॉल। ये आउट ऑफ द, यहाँ पे वेल जहां लिखा है ना, यहाँ होगा वॉल, समझ गए। अब इसका मतलब क्या होगी, कुछ चीजों को जिसको वो परमिट दे, ऐसे हम तुम लोग को कोचिंग में आने की परमिट है, कोई बाहर का, कोई बाहर ही आ जाए उसको परमिट नहीं रहेगी, तो तुम लोग सेमी परमिएबल में परमिएबल कहलाओगे, तुम लोग आ सकते हो, हम भी आ सकते हैं, बस में आएगी। तो ये बात होता है। अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंपॉर्टेंट रोल इन इंडोसाइटोसिस इक्जोसाइटोसिस प्रोसेस, अभी आगे बताएंगे इसको। इंडोसाइटोसिस मतलब उसमें इसका मेन रोल होता है इंडोसाइटोसिस इक्जोसाइटोसिस में। इंडो मतलब क्या होता है ना, अंदर जाना, और इक्जो मतलब बाहर निकलना, समझते हो ये बात।
उसमें भी आगे मिलेगा ये। और ये ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन, इसके ये कुछ बनी होती हैं, दो कंपोनेंट है जिससे मिल के ये, और ये इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है सेलेक्टिव एडहेशन ऑफ सेल। एडहेशन और कोहेशन दो फोर्स होता है, सुने हो कभी? कोहेशन फोर्स और एडहेशन फोर्स। देखो जैसे कि अगर मान लो दो मॉलिक्यूल्स है ना, जैसे मान लो हमारा एक पानी ले लो, एक मेरा हाथ है ना, तो हम पानी को, अपने हाथ को पानी में डुबा दिए तो मेरा हाथ गीला हो जाएगा। तो वो किस वजह से गीला हो रहा है जान रहे हैं? उसमें लग रहा है एडहेशन फोर्स। वो पानी हमारे हाथ को गीला इसलिए कर रहा है क्योंकि उसके और हमारे हाथ के मॉलिक्यूल में एडहेशन फोर्स लग रहा है। बात समझ गए? और पानी, पानी को पकड़ के रखा है वो है कोहेशन फोर्स। बात समझ गई? कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि पानी में ऐसे डाल दो फिर भी वो गीला नहीं होता है, समझ गए? तो इसका मतलब उसके अंदर एडहेशन फोर्स कम है ना? तो ये सेल को सेलेक्ट वो करती हैं, एडहेशन ऑफ द सेल, मतलब ये पास पास, जैसे कि एक सेल यहाँ है, एक सेल यहाँ है, तो इसके पास रखने का भी ये काम करती हैं सेल मेम्ब्रेन। बात समझ गए? तो सेल मेम्ब्रेन का ये फंक्शन हो गया। सेल मेम्ब्रेन के दो टाइप हो गए, है ना? तो अब हम लोग आगे आते हैं। देखो, परमिएबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब तो बहुत कठिन वाली बात नहीं है। देखो, ये परमेबिलिटी में तीन टाइप के परमेबिलिटी होती है। एक तो होगा इम्परमिएबल, दिखाई दे रहा है जैसे तुम लोग इस कोचिंग के लिए क्या हो, इम्परमिएबल, इम्परमिएबल हो। अरे तुम लोग सेमी परमिएबल में आओगे, वही तो बताते हैं। देखो यहाँ देखो, दिखाना है, मान लो इसको ना, इस वाले पार्ट को ए मान लो, इसको बी मान लो। देखो यहाँ पे कुछ भरा हुआ है, यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं जा रहा है। यहाँ पे एक मेम्ब्रेन है, ये वाली जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन को पार करके कोई एक भी मॉलिक्यूल इसके अंदर नहीं जा रहा है। इसका मतलब ये क्या होगा? इम्परमिएबल। अर्थात अगर बीच की एक मेम्ब्रेन है और इससे 1% कोई पास नहीं हो रहा तो क्या कहलाएगा? इम्परमिएबल। अब दूसरा क्या है? देखो, परमिएबल, कोई भी आ सकता है। जैसे अगर हम लोग सड़क पर बैठ के पढ़ा रहे होते, समझ रहे हो, वहां पे एक तो हम कुर्सी ले लेते हैं, तुम लोग घर से अपना बिछाने वाला लाते, तो बोरा वोरा, और बैठ जाते बिछा के, तो कोई भी जा रहा होता बैठ लेता। बस समझ आ रही है? तो वो क्या कहलाता है? परमिएबल। मतलब इसमें देखो, ये देखो बीच में ऐसी है कि ये इधर आ सकता है, इधर आ सकता है, एकदम आराम से, कोई रुकावट नहीं, है ना? एकदम बोलो ना, एकदम सरकारी है, कुछ बैठ जाओ, कहीं बैठ जाओ। तो ये क्या कहलाएगा? परमिएबल। और ये है देखो सेमी परमिएबल, ये वाला जो ये लेयर है। अब इसमें से अगर कोई छोटा होगा तो इससे इधर चला जाएगा, अगर बड़ा होगा तो नहीं जा पाएगा। या हो सकता है ऐसा भी हो कि कुछ स्पेसिफिक ऐसे हो जो कि इसमें जा सकते हैं, कुछ ऐसे हो जो जा नहीं सकते हैं। तो इसमें ये मेम्ब्रेन क्या कहलाएगी? सेमी परमिएबल। तो सेल की परमिएबिलिटी तीन टाइप की, इम्परमिएबल, परमिएबल और सेमी परमिएबल। ठीक है? अब देखो यहाँ पे जो परमिएबल मेम्ब्रेन, मतलब इसमें तो कुछ भी जाएगा, इसका मतलब ठीक है। और एक होता है इम्परमिएबल। देखो, इम्परमिएबल होता है सेल वॉल। सेल वॉल क्या होता है बताए थे ना? इम्परमिएबल अब किस में पाया जाता है? प्लांट सेल में। ये प्लांट सेल में पाया जाता है और कैसा होता है? इम्परमिएबल। अच्छा, जानते हो जब कोई चीज इम्परमिएबल बनती है ना तो उसका कुछ ना कुछ तो अलग कैरेक्टरिस्टिक होगा। जैसे देखो, जो पॉलीथीन होती है जिसमें सब्जी लाते हो, वो पॉलीथीन और कपड़े का थैला, पॉलीथीन एकदम इम्परमिएबल है, उसमें पानी डाल दो, एक भी बूंद पानी नीचे नहीं जाएगा ना, चला जाएगा, बस छेद नहीं होना चाहिए पॉलीथीन में। समझ गए? अब देखो इसी तरह से, तो इसका मतलब जो प्लास्टिक से बनी है ना, वो ऐसी प्लास्टिक से बनी है कि उसके अंदर पानी भी अंदर नहीं, उससे बाहर नहीं जा पाएगा। तो इसी प्रकार से ये जो सेल वॉल होती हैं, ये एक मटेरियल से मिलके बनती है, उसको बोलते हैं क्यूटिन, और इसमें सुबेरिन पाया जाता है। अरे तो ये सेल वॉल में एक कंटेनर होता है जो होता है सेलुलोज, मालूम है? सेलुलोज, है ना? सेल वॉल किसी में सेलुलोज से। और अगर कोई भी इम्परमिएबल होगा तो उसमें ना एक क्यूटिन और सुबेरिन नाम के कंटेंट पाए जाते हैं, जिसकी वजह से वो इम्परमिएबल होगा। तो तुम लोग को ये समझना कि अगर कहीं पे भी किसी के मेम्ब्रेन में क्या मिल जाए, क्यूटिन और सुबेरिन, तो वो जो मेम्ब्रेन बनेगी तो कैसी होगी? इम्परमिएबल। बात समझ गए? मान लो क्वेश्चन कभी आया कि एक मेम्ब्रेन मिली,
उस मेम्ब्रेन में क्यूटिन और सुबेरिन नाम का कंटेंट पाया गया, तो वो मेम्ब्रेन कैसी होगी? इम्परमिएबल। बात समझ गए? ठीक है। अब देखो, ये तो सेमी परमिएबल समझ गए, बता दिए, जो इसमें कुछ जाएगा कुछ नहीं जाएगा। मोस्टली इसमें सॉल्वेंट जा सकता है। सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्वेंट कौन है? पानी, जो सबके सामने रखा है। पानी एकदम यूनिवर्सल सॉल्वेंट, समझ, जो जिसको घोलेगा ना, तो ये क्या है? ये कहीं पे भी जा सकता है। मतलब अगर कोई फिल्टर यूज करोगे तो पानी तो आराम से छन जाता है ना, तो ये सॉल्वेंट हो सकता है। अब दूसरा था, ये है एक सेलेक्टिवली परमिएबल। अच्छा, जानते हो, तुम लोग बता सकते हो सेमी परमिएबल और सेलेक्टिवली परमिएबल में क्या डिफरेंस हम कह सकते हैं? जैसे हमने बताया, जैसे अभी हमने बोला, देखो, हमने बोला कि सेमी परमिएबल कुछ चीजें जाएंगी कुछ नहीं जाएगी, और सेलेक्टिवली में भी यही है। लेकिन जानते हो वो कैसा होता है? देखो, ध्यान समझो, यहाँ पे इधर देखो, हम पहले मेरी बात सुनो ध्यान से। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ कंटेंट भरा हुआ है, दिखाई दे रहा है? ये दिखाई दे रहा है? यहाँ पे कुछ कंटेंट भरा हुआ है। अब जानते हो, इसका सब का साइज मान लो सेम है, इन सब का साइज सेम है, और यहाँ पे एक छिद्र है बना हुआ है, पोर, तो सब का साइज भी सेम है, वेट भी सेम है। फिर भी कुछ ऐसे हैं कि मान लो ये वाला तो चला जा रहा है, ये वाला नहीं जा पा रहा है। बात समझे? साइज भी सेम है, वेट भी सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन इसमें से कुछ ऐसी क्वालिटी है कि ये चला जा रहा है और कोई नहीं जा पा रहा है। जैसे कि देखो, यहाँ पे इस दरवाजे से सारे आदमी आ सकते हैं, आ सकते नहीं आ सकते हैं? अब इससे हाथी नहीं आ पाएगी, एलिफेंट नहीं आ पाएगी, लेकिन आदमी टाइप के कितने भी हो, सब लोग इससे आराम से आ सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग उनको सेलेक्ट कर रखे हैं कि कौन आदमी इसके अंदर आएगा। बस मैं, सबका साइज सेम है, लेकिन मैं सेलेक्ट कर रखा हूँ कि इसके अंदर कौन आएगा, क्योंकि उसके अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी होनी चाहिए, तभी इसके अंदर आएगा। बस में आ गई? मतलब अगर कोई पढ़ने वाला स्टूडेंट होगा या पढ़ाने वाला टीचर होगा, तभी इस गेट के अंदर एंट्री मिलेगी, अदरवाइज किसी भी आदमी को एंट्री नहीं मिलेगी। वो आ सकता है, लेकिन एंट्री उसको अलाउ नहीं है। तो इसी प्रकार से, अगर जा सकता है लेकिन अलाउ नहीं है, वो कहलाएगा सेलेक्टिवली परमिएबल। उसको सेलेक्ट किया जाएगा और वो ही जाएगा। और सेमी में तो साइज पे डिपेंड करता है, जो इससे आ सकता है आएगा, जो नहीं आ सकता है वो नहीं आ पाएगा। समझ गए? तो सेमी परमिएबल और सेलेक्टिवली परमिएबल में ये डिफरेंस होता है। ठीक है। अब देखो, अब आते आते हैं इस पे आगे, ये है हमारा सोल्यूशन। कल इसका डिस्कशन हम लोग थोड़ा सा किए थे, है ना? अब फिर से बता रहे हैं सोल्यूशन के बारे में। सोल्यूशन अगर हम लोग बात करेंगे तो पहले ये समझो कि जो सोल्यूशन होता है वो दो चीजों से मिलकर बनता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सबको मालूम है ना ये? अब ये सोल्यूशन बन गया। अब इन सोल्यूशन को हम लोग किसी दूसरे सोल्यूशन से कंपैरिजन करेंगे। अब कंपैरिजन करके इसकी 3 कैटेगरी निकालेंगे। बात समझे? अब फिर अभी हम लोग समझेंगे कैटेगरी निकालने के क्या फायदे हैं, आखिर हम लोग उसी कैटेगरी क्यों निकाल रहे हैं, उसका हमारे सेल से क्या रिलेशन है, इसीलिए कैटेगरी निकाली गई है। बात समझे? तो अब देखो, सोल्यूशन, एक बात और समझ लो, अगर ये सोल्यूशन है तो अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट, अब जैसे कि चीनी को पानी में घोलो तो चीनी क्या कहलाएगी? सॉल्यूट। पानी क्या कहलाएगा? सॉल्वेंट। तो इसका मतलब जानते हो, अगर किसी भी सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा है, मतलब किसी उसमें सॉल्यूट ज्यादा है, तो इसका मतलब होगा कि उसके सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन भी ज्यादा होगा, इसका भी कंसंट्रेशन क्या होगा? ज्यादा होगा। यानी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन डिपेंड करता है सॉल्यूट के कंसंट्रेशन पे। बात समझ गए? चाहे तो हम ये भी तो कह सकते हैं, अगर किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट ज्यादा है तो उसका कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का ज्यादा होगा, या ये भी कह सकते हैं कि अगर किसी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट कम है तो इसका कंसंट्रेशन क्या होगा? ज्यादा होगा। चाहे कहो सॉल्यूट ज्यादा है, चाहे कहो सॉल्वेंट कम है, इन दोनों कंडीशन में सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या होगा? बढ़ेगा। बात समझ में आ गई? अब हम लोग इसी का कंपैरिजन करेंगे दूसरे सोल्यूशन से, तो वो बात निकलेगी हम लोग को, जो ये 3 चीज है, एक था हाइपोटोनिक सोल्यूशन,
एक था हाइपरटोनिक सोल्यूशन और दूसरा था आइसोटोनिक सोल्यूशन। बात समझ में गए? तो देखो अब हम लोग कंपैरिजन करते हैं। पहला था हाइपर। अच्छा तुम लोग हाइपर वर्ड सुने हो ना, बोलते हो ना कि बहुत हाइपर मत होना, ऐसा सुने हो ना? इसका मतलब क्या होता है? हाँ, इसका मतलब बहुत ज्यादा तुम हाइपर हो रहे हो, औकात में रहो। ऐसा बोलते हैं ना तुम लोग? तुम लोग स्कूल में वर्ड यूज करते हो कि नहीं? नहीं मत किया करो बेटा, बहुत गंदी बात है। एकदम हाइपो रहा करो, हाइपो नहीं, हाइपो नहीं, आइसो रहा करो। समझ गए? अभी देखो, अब देखो हाइपर, हमने क्या कहा कि ये जो सोल्यूशन बनेगा, ये सोल्यूशन दो चीजों में कंपेरिजन किया जाएगा, है ना? तो पहला होगा हाइपर टॉनिक सोल्यूशन। ध्यान से समझना। देखो इस कंडीशन में क्या करेंगे हम लोग, एक से एक बीकर ले लिए। कल थोड़ा जल्दी बता दिएगा था इस बार। एक बीकर ले लिए, इस बीकर में क्या डाल दिए? पहले पानी डालेंगे यार। पानी ब्लू कलर का होता है ना? नहीं वो गाना नहीं है, आज ब्लू है पानी पानी, सुने नहीं हो गया? वो वाला पानी है ना ये। देखो अब इस एक तो पानी हो गया, और दूसरा इसमें हम एक सेल डाल देते हैं। एक कोई प्लांट सेल या एनिमल सेल कोई डाल देते हैं। ध्यान समझना, इससे कंसेप्ट निकल के आएगा अभी बहुत सारा। तो अब इसके अंदर ये पूरा डूबा हुआ है इसमें, और इस सेल के अंदर भी कुछ ना कुछ तो भरा होगा। बात समझ में आ गई? इस सेल के अंदर मोस्टली क्या भरा होगा? है ना? और इसके ये क्या है? पानी। नहीं अभी हम लोग अब इसको समझेंगे ना, इस पानी में कुछ मिला के सोल्यूशन बना दिए। इस पानी में कुछ मिला के सोल्यूशन, तो ये देखो एक ये सोल्यूशन है। बात समझ गए? अब एक बात और समझो, ये जो साइटोप्लाज्म है ये भी तो एक प्रकार का सोल्यूशन है ना? जो साइटोप्लाज्म सेल के अंदर भरा है, ये केवल पानी तो है नहीं, एक सोल्यूशन भी है। तो देखो हम क्या कहेंगे, हाइपोटोनिक सोल्यूशन में क्या होता है कि अगर, क्योंकि ये भी एक क्या है, सोल्यूशन। तो हाइपरटोनिक में क्या होता है कि अगर जो ये बाहर का कंटेंट है, मतलब ये जो सेल के बाहर भरा हुआ है, अगर इसका सोल्यूशन क्या, मतलब इसके सोल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, और जो इसका कंसंट्रेशन है, इसका कंसंट्रेशन कम रहेगा, तो ये क्या कहलाएगा, हाइपरटोनिक सोल्यूशन। बात समझ गए? अच्छा जानते हो ये जो मेम्ब्रेन होगी ना, ये मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल मानी जाएगी। बात समझ में आई? क्या मानी जाएगी? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। मतलब कि एक बीकर लिए, उसमें एक सोल्यूशन डाला है, अब उस सोल्यूशन के अंदर एक सेल डाल दी, सेल के अंदर भी क्या भरा हुआ है, साइटोप्लाज्म, वो भी एक प्रकार का क्या है, सोल्यूशन है। सुन रहे हो ध्यान से? देख रहे हो विनोद? देखो अब इसके अंदर अगर बाहर का कंसंट्रेशन ज्यादा है, अंदर का कंसंट्रेशन कम है, तो क्या कहलाएगा, हाइपरटोनिक सोल्यूशन। ये बात तुम लोग ध्यान रखना, जो हम ज्यादा कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं, कहीं तुम लोग पानी ज्यादा मत कर देना। सोल्यूशन का कंसंट्रेशन ज्यादा, इसका मतलब यहाँ सल्यूट जाता है। अब इसके पहले बताया ना ये बात, सल्यूट ज्यादा होगा तो सोल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या होगा, ज्यादा। ज्यादा होगा ना? तो बाहर का कंसंट्रेशन अगर ज्यादा रहेगा और अंदर का कंसंट्रेशन कम रहेगा, तो क्या कहलाएगा, हाइपरटोनिक सोल्यूशन। बात समझे? अब दूसरा देखो, हाइपोटोनिक सोल्यूशन। अब इसमें कुछ होगा नहीं, बस इसका उल्टा होगा। अगर यहां पे देखो एक सेल है, इस सेल के अंदर कुछ भरा है सोल्यूशन, है ना? और दूसरा सोल्यूशन ये वाला है, तो अगर इसके अंदर का कंसंट्रेशन अगर ज्यादा है और इसका कंसंट्रेशन क्या है, कम है, तो ये क्या कहलाएगा, हाइपोटोनिक सोल्यूशन। बात समझ में आता ही? अब तीसरा देखो, अगर इसको बोलते हैं आइसोटोनिक सोल्यूशन।
अब देखो इसमें क्या होगा, अगर इसमें सेल डाल दिए, ये सेल का भी, अंदर का भी, और जो बाहर है, हाँ हाँ क्या बोले हो? हाँ, इसमें क्या होगा कि इधर जो अंदर भी सोल्यूशन है, सेम कंसंट्रेशन सोल्यूशन का, और बाहर का भी अगर बराबर, तो क्या कहलाएगा? आइसोटोनिक सोल्यूशन। तीनों सोल्यूशन समझ गए? अब ये बात समझ गया ना कि अगर हम लोग सोल्यूशन की बात करेंगे तो आइसो, हाइपर, हाइपो तब कब आएगा? जब दो सोल्यूशन का कंपैरिजन किया जाएगा तब। अगर हम बोल दें कि लो एक सोल्यूशन दे रहे हैं, अब इसको हम बोले कि ये हाइपर है कि हाइपो, क्या बोलोगे? हाँ, एक सोल्यूशन दे दिए, अब हम इसको पूछे तुम बताओ ये हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, तुम क्या बोलोगे? हाँ, हमने बोला ये सोल्यूशन है बेटा ये, और हम बोले कि बताओ ये सोल्यूशन कैसा है, हाइपर है कि हाइपो है कि आइसो है, तो क्या बोलोगे? अरे पागलो, अभी अभी वही तो करे, अभी इसको कुछ कह नहीं सकते हैं ना। जब तक, क्या बोले, जब तक कंपेरिजन नहीं किया जाएगा दो सोल्यूशन से, तो ये कैसे बोले हाइपो है कि हाइपर है? अभी हम इसको कुछ नहीं कह सकते। बात समझ में आ गई? तो ये कोई ऐसा सोल्यूशन अभी ऐसा नहीं कहलाएगा। अब देखो, इन तीनों सोल्यूशन से हमको एक क्लू मिलेगा सेल में हमारे, क्यों इसको हम पढ़े हैं। देखो पहला, आप देखो यहां से देखो, यही देखो पहला हाइपरटोनिक सोल्यूशन। अब ये जो हाइपरटोनिक सोल्यूशन होगा, इसमें कंसंट्रेशन ज्यादा है बाहर, और अंदर कंसंट्रेशन क्या है? कम है, तो ये क्या कहलाएगा? हाइपरटोनिक सोल्यूशन। अच्छा एक चीज बताओ, अब अगर हम कह रहे हैं कि कंसंट्रेशन सोल्यूशन का ज्यादा, इसका मतलब उसमें ना सलूट ज्यादा है। सलूट क्या है? ज्यादा है। कहाँ? बाहर। और इसमें सॉल्वेंट क्या है? सॉल्वेंट कम है। इसका मतलब इसके अंदर सॉल्वेंट ज्यादा होगा, जो सेल है इसके अंदर सॉल्वेंट ज्यादा होगा। और एक बात हम बता दें कि हमेशा मूवमेंट हायर वाटर, मतलब हायर सॉल्वेंट टू लोअर सॉल्वेंट, जहां सॉल्वेंट ज्यादा होगा उधर से कम की ओर क्या हो जाएगा? मूव कर जाएगा। तो अगर ऐसी कंडीशन कोई बनेगी, तो इसका इसका जो पानी है कहाँ चला आएगा? बाहर। बात समझ रहे हो? तो इसका जो इस सेल का पानी बाहर चला आएगा, सेल क्या हो जाएगी? श्रिंक कर जाएगी। बात समझ आ गई? तो अब देखो, अगर अगर किसी भी सेल को हाइपरटोनिक सोल्यूशन की मीडियम में डालेंगे, तो उसके अंदर का पानी बाहर निकल आएगा और वो सेल सिंक कर जाएगी। जैसे एग्जांपल देखो, नमक का घोल ले लो और उसमें अंगूर डाल दो, तो अंगूर सिकुड़ जाएगा। समझ रहे हो? क्योंकि देखो, हमने मान लो यहाँ पे एक बीकर लिया, इसमें ये क्या घोले हैं? NaCl प्लस वाटर। पास में आ गई? पानी और नमक है, और इसमें एक अंगूर डाल दे। किस कलर का होता है अंगूर? ग्रीन नहीं, ये वाला ग्रीन। ये दिखेगा नहीं, दिख रहा है तुम लोग को? इसमें डाल दिए। अब देखो, इसके ये जो कंडीशन बनेगा ना, ये बनेगा हाइपरटोनिक कंडीशन, क्योंकि इसके अंदर पानी ज्यादा है, इसके सेल के अंदर। समझ पा रहे हो? इसके अंदर पानी ज्यादा है और बाहर पानी कम है। और दूसरी बात कहो कि बाहर का कंसंट्रेशन ज्यादा है, अंदर कंसंट्रेशन कम है, तो इसका मतलब ये पानी कहाँ आ जाएगा? बाहर। बात समझ में आए? अब बोलो। बिल्कुल। अभी हमने क्या बोला? ये लेयर क्या होती है? सेमी परमिएबल। जब जब सेल की बात की जाएगी, अब वो भी मेम्ब्रेन सेल में बात की, क्या होगी? सेमी परमिएबल। भी तो पानी आया बाहर, तो ये पानी आएगा बाहर और सेल क्या हो जाएगी? श्रिंक कर जाएगी। एक जीता जाता उदाहरण बताएं। तुम लोग समुंदर गए हो कभी? हाँ, समुंदर नहाए हो? नहीं नहाए हो? अगर समुंदर में 2-3 घंटा लगातार नहाओगे, तुम्हारे अंदर की जो सेल्स हैं, इसके पानी बाहर निकल जाते हैं, तो हमारी जो स्किन है ऐसे सुकुड़ सुकुड़ जाएगी, ऐसा लगता है कि बुड्ढों वाली स्किन जो में ऐसे दिखेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि समुंदर का पानी में साल्ट होता है ना? तो वो पानी, हमारे सेल का पानी कहाँ निकल जाएगा? बाहर।
क्योंकि अंदर पानी क्या है ज़्यादा, निकल जाएगा बाहर, तो हमारे सेल के पानी बंद क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगी। अब फिर से पानी पिएंगे, हमारा सेल मेंटेन करेगा, तब फिर से आएगा। एक उदाहरण। दूसरा उदाहरण, कपड़ा साफ करो बहुत देर तक डिटर्जेंट में डाल के, जब हाथ निकालते देखो ना ऐसे एकदम हाथ क्या हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये कंडीशन जो बनी हाइपरटोनिक कंडीशन। बात समझ गए। तो अगर हम लोग जो डिटर्जेंट डाल देते हैं उसमें कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, हमारे अंदर का पानी ज़्यादा है, हमारे अंदर कंसंट्रेशन कम है, तो हमारे अंदर सेल का पानी क्या हो जाता है, बाहर निकल आता है। बात समझे। तो हाइपरटोनिक सोल्यूशन इस तरह से काम करता है। अब दूसरा कंडीशन क्या था, हाइपो, है ना। दूसरा कंडीशन क्या था, हाइपर। अच्छा पहले हाइपर बता दिए हम लोग। अब दूसरा हाइपो होगा। तो हाइपो में देखो क्या होगा, इसका जस्ट उल्टा होगा, है ना। अब यहाँ पे पहले हमने यहाँ पे एक सोल्यूशन डाल दिए, वाला एक सोल्यूशन, और एक यहाँ कुछ सेल डाल दिए। अब ये सेल जानते हो, मान लो हम चना ले लिए हैं, चना भिगोते हो पानी में, कहीं भिगोए है ना। तो आप जानते हो चने के अंदर पानी क्या है, कम, है ना, और जो बाहर पानी ज्यादा है। तो इसका पानी कहाँ जाएगा, चने के अंदर। चना क्या हो जाएगा, फूल के बड़ा हो जाएगा। इसीलिए सूखा चना खा के पानी कभी ना पीना, नहीं तो अगर अंदर जाके बड़ा हुआ समझ में आता ही क्या होगा, पेट तुम लोगों का ऐसे बड़ाम से फटेगा और वीर गति को प्राप्त हो जाओगे। समझ गए। इसलिए चना जब खाओ थोड़ा कम खाओ, अगर पानी पीना है तो। पता लगा नटाई भर चना खा लिए और जब पानी पियोगे बहुत तेज साथ फूलेगा। और पानी सलूट है, तो पानी सॉल्वेंट है ना, तो हमने क्या बताया था, पानी तो मूव करता है। अब जो हम पाइप डाले हैं तो ये पानी इसके अंदर मूव करेगा ना, ये बात ध्यान रखना, कौन मूव करेगा, पानी, है ना। पानी पानी ही मूव करता है हमेशा, कभी सॉल्वेंट वो सॉल्यूट मूव नहीं करेगा। पहले पानी तो इसके अंदर जाएगा, पानी चला इसके अंदर, तभी जो चने को पानी में भिगोना वो कहलाता है हाइपोटोनिक सोल्यूशन। अंगूर को नमक के घोल में डालना कहलाता है हाइपरटोनिक सोल्यूशन। कपड़ा साफ करते समय, समुद्र में नहाते समय जो एग्जाम्पल होता है, ये सब क्या है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन। अब तीसरा है आइसोटोनिक सोल्यूशन। बोलो बोलो बोलो। देखो अब तीसरा है आइसो, मतलब यहां भी बराबर यहां भी बराबर। जब दोनों एक बराबर पहलवान मिल जाएंगे तो कुश्ती बहुत देर तक चलती है, कभी हार जीत नहीं होती है। तो अगर बराबर है, ना कोई अंदर ना कोई बाहर, या जाएगा मतलब एक बार अंदर जाएगा फिर बाहर आएगा, जैसे कि एक बार उसको पलटेगा फिर उसे पलटेगा, मतलब फाइनली डिसीजन निकलने वाला नहीं है। ये तब निकलेगा जब एक का दांव पेच कम पड़ेगा तो उसको पलट देगा, तो अगर एक ज़्यादा होगा तो पलट जाएगा। बात समझ गए। तो हाइपो हाइपर हाइपो आइसो मतलब समझे, इसका एप्लीकेशन भी समझे। तो इसीलिए सेल हमेशा एक दूसरे से ट्रांसफर करती रहती है, सबको आइसो बनाने की कंडीशन करती हमेशा। सेल को ये प्रयास रहता है कि आइसोटोनिक बना रहे माहौल। जैसे हाइपर होता है फिर चेंज होने लगता है, फिर हाइपो होगा फिर चेंज होगा। अब देखो ऐसा नहीं कि हमारे अंदर हमेशा आइसो ही रहता है, कभी हाइपर होता है कभी हाइपो होता है, लेकिन जैसे हाइपर हुआ फिर उसको आइसो बनाया जाएगा, जैसे भी कंडीशन होगा। बात समझ आई। अब देखो एक बहुत बहुत अच्छा सा इमेज लाए थे यार, कहाँ गया हम, ये है, देखो ये कंडीशन है हाइपरटोनिक सोल्यूशन की। देख रहे हो उसकी क्या हालत हो गई है, ये सेल्स के पानी क्या हो गए हैं बाहर, तो क्या हो गई, देखो सिकुड़ गई है ना, जहां जहां हो गई ना सेल, ये सेल है रखी, इसके सारे पानी कहाँ निकल गए, बाहर। देखो ये आइसोटोनिक है, एक अंदर गया फिर बाहर गया, अंदर गया बाहर गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें देखो ये दोनों पानी अंदर घुस गए हैं, ये क्या है, बस सेल देखो, देखो कुछ फट ही गई है ना, कुछ सेल फट गई है कुछ सेल फटने वाली है। तो ज्यादा अगर पानी अंदर जाएगा तो सेल क्या हो जाएगी, रप्चर कर जाएगी। इसीलिए एक चीज जानते हो, समुंदर की मछलियां को फ्रेश वाटर में लाओगे तो वो सरवाइव नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसके अंदर ऐसा एडाप्टेशन है कि उस पानी में सरवाइव कर ले, है ना। और अगर इस समुंदर की इस फ्रेश वाटर की मछली को समुद्र में डालोगे वो भी सर्वाइव नहीं कर पाएगी। अब जैसे इसको पानी में डालो ना वहां के, उसका सारे सेल का पानी कहाँ निकल जाएगा, बाहर, और मछली आ जाएगी
श्रिंक कर जाएगी और मर जाएगी, उसकी सारी सेल क्या हो जाएंगी, प्रोटोप्लाज्म उसका लॉस हो जाएगा। समझ में आया बेटा, है ना। तो ये तीनों सोल्यूशन और इसका मतलब बात समझ आ गई। अब देखो एक बात, अब एक बात नहीं दूसरी बात, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस को समझते हैं। कभी नाम सुने थे? तुम लोग सुने तो बहुत बहुत कुछ हो, हाँ सुने बहुत कुछ हो, याद कुछ भी नहीं है। तो देखो सुनने को तुम लोग तो डिफ्यूजन बहुत पहले क्लास से पढ़ा जाता है, लेकिन आज जो सुनोगे अब तुम लोग को भूलेगा नहीं। बात समझ गए? क्योंकि ऐसे सुनोगे तो तुम लोग दिमाग में अब घुसेगा। समझ गए? अभी तक जो सुनाया गया था वो सुनाया नहीं गया था। नहीं पता नहीं, हम गलत नहीं किए, हमसे गलत करवाया गया है। तुम लोग को जबरदस्ती सुनवाया गया था, इसलिए तुम लोग अभी याद नहीं है। अब तुम लोग मन से सुनोगे तो याद रहेगा। बात समझे? देखो ये डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस दोनों रिलेट करेगा उसी से जो हम लोग बताया, हाइपर, हाइपो और आइसो, इससे रिलेट करेगा। बस में एक बात समझना पड़ेगा। देखो हमने एक बात बताया कि हमेशा मूवमेंट हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर होता है, ये बात ध्यान रखना। और अगर सोल्यूशन है तो उसमें कौन जाएगा, पानी। बात समझे? अब चाहे पानी हो, अगर मान लो पानी नहीं है, कुछ और चीजें हैं, दो दो अलग अलग भाग में रखी हैं, एक तरफ बहुत ज्यादा है एक तरफ कम है, तो पक्का सोचेगा कि यार यहाँ ज्यादा है, कुछ लोग वहां चलो। ऐसा होता है ना कि हमेशा हायर से लोअर की ओर जाया जाता है। बात समझ आ गई? तो ये जो डिफ्यूजन ऑस्मोसिस यही वाला कंसेप्ट है, हायर से लोअर की ओर जाना, ये क्या कहलाएगा, डिफ्यूजन। अब क्या जाएगा देखो, या तो कोई लिक्विड का पार्टिकल जाएगा, या तो कोई एयर का पार्टिकल जाएगा, या कोई डस्ट ही पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल हो, कोई भी पार्टिकल हायर से लोअर की ओर जाएगा, उससे बोला जाएगा डिफ्यूजन। बात समझ आ गई? आप देखो डिफ्यूजन, उसका एक एग्जांपल समझो। यूज करते हो जो महकने वाला, क्या मारते हैं ऐसे ऐसे, हाँ परफ्यूम यूज करते हो तुम लोग ना। अभी हम उसकी यहाँ पे ऐसे स्प्रे कर दे यहाँ पे, तो कुछ देर बाद क्या करेगा, पूरे रूम में उसका खुशबू धीरे धीरे पहुंचेगी। अभी तुरंत नहीं पहुंचेगी, कुछ देर बाद पहुंच जाएगी। तो इसका मतलब अब जो परफ्यूम को तुम लोग ऐसे दबाते हो ना, तो बहुत तेज सा निकलता है ना, छू करके ऐसे ऐसे बिखर जाता है। इसका मतलब जानते हो कि उसके अंदर, उस बॉटल के अंदर इतना ज्यादा कंसंट्रेशन और प्रेशर से भरा हुआ है कि उसको जैसे जगह मिले तुरंत निकला बहुत तेजी के साथ। बस समझे? लॉक रहता है, जिस दबाते हैं जगह मिलता है तुरंत निकलता है। तो अगर किसी चीज को बहुत हाईली कंसंट्रेट करके अंदर डाल दो, तो इसका मतलब उस बॉटल के अंदर कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, किसका, उस परफ्यूम का। तो उसमें जो इत्र भरा है बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन है, और जो इन्वायरमेंट का एयर है यहाँ का प्रेशर इतना नहीं है। तो जैसे डालें, जैसे दबाए, तुरंत निकला और पूरे रूम में फैल गया। बात समझे? इसका मतलब क्या हुआ, हायर कंसंट्रेशन के लो कंसंट्रेशन जहां जहां भी है आराम से बराबर मात्रा में फैल गया। यही प्रोसेस होता है डिफ्यूजन का। बात समझे? क्या है कि अगर कोई भी कंटेंट हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, डिफ्यूजन। जैसे एग्जांपल समझो, एक एग्जांपल बताएं, दूसरा एग्जांपल। यहां पे हम शरबत बनाने का प्रयास कर रहे हैं और तुम लोग को पिलाएंगे शरबत। देखो, तो पहले क्या डालते हो, चीनी डालते हो, पानी डालते हो पहले? पहले चीनी डालते हैं शायद, हम पहले, लेकिन हम पहले चीनी डाल रहे हैं। चलो ठीक है, देखो इधर ध्यान समझना, हमने पहले क्या डाला, चीनी डाल दिया। अब इसमें क्या डाल देंगे, पानी। अब जैसे से पानी आया, ये पानी क्या करेगा, इस चीनी के बीच बीच में घुसता जाएगा। घुसेगा नहीं घुसेगा? और तब तक इसके अंदर घुसा जब तक ये सारा कुछ बराबर ना दिखने लग जाए। या तो तुम उसको सेक कर दो ऐसे ऐसे करके, तो जल्दी से मिल जाएगा। अगर नहीं भी करोगे, उसको रख दोगे, तो धीरे 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 कुछ देर बाद क्या हो जाएगा, अपने आप सब मिल के बराबर हो जाएगा। होगा नहीं होगा ऐसा? तो ये जो मिल जा रहा है ना, इसी को बोलते हैं डिफ्यूजन। इसको क्या बोलते हैं, उसको डिफ्यूजन। इसमें चाहे मूवमेंट ऑफ गैस, लिक्विड, सॉल्यूट, मॉलिक्यूल और कोई भी आयंस हो, अगर हायर कंसंट्रेशन से लो की ओर जाएगा तो वो कहलाएगा डिफ्यूजन। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ये मूव किया है ना, इसके बीच में कोई बाउंड्री तो नहीं है ना, सीधा चीनी था, डाट पानी डाल दिए, है ना।
तो अब चीनी में पानी डाल दें, बीच में कोई ऐसी मेम्ब्रेन नहीं है, तो जब ये मिलेगा तो मिलते मिलते क्या हो जाएगा, डिफ्यूजन कहलाएगा। अब दूसरी बात सुनो, अब दूसरा है ऑस्मोसिस। ये देखो, अब ये जो ऑस्मोसिस होता है, इसका अब इसमें बस एक डिफरेंस है कि अगर हम चीनी को और पानी को मिला तो रहे हैं, लेकिन अगर इसके बीच में एक मेम्ब्रेन लगा दें, कौन सी मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और इसके अंदर पूरा चीनी भर दें और यहाँ पे ऊपर यहाँ पे पानी भर दें, तो अगर सेमी परमिएबल होगा तो बताओ चीनी ऊपर जाएगी कि पानी नीचे आएगा, पानी नीचे आएगा ना। तो अगर देखो हो इसमें भी वही रहा है, हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर टू लोअर कंसंट्रेशन, लेकिन बस इसमें और इसमें अंतर ये है कि इसमें एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है और इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं है। याद रखना, मेम्ब्रेन हमेशा सेमी परमेबल होनी चाहिए, अगर इम्परमेबल हो गया तो मिलेगा ही नहीं। समझ रहे हो, समझ रहे हो अक्षय कुमार, नहीं अक्षय, तुम हो ना अक्षय, कार्तिकेय, समझ गए। तो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस का दोनों मतलब समझे। अगर हायर कंसंट्रेशन से किसी सॉल्यूट का कोई पार्टिकल है, कोई एयर का पार्टिकल है, कोई ऑयंस है, लोअर की ओर जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, डिफ्यूजन, बस में आ गई। और अगर बीच में एक मेम्ब्रेन आ गई तो जाएगा तो कहलाएगा ऑस्मोसिस। तो अब तुम लोग बताओ कि जो हम अंगूर को पानी में डाले थे नमक में, तो उसमें कौन सी ऑस्मोसिस हुआ था कि डिफ्यूजन। जब अंगूर को नमक के साथ में डाले थे तो डिफ्यूजन हुआ था कि ऑस्मोसिस, क्योंकि उसमें मेम्ब्रेन थी ना, मेम्ब्रेन थी ना, तो क्या होगा उसमें, ऑस्मोसिस। तो याद रखना कि हमेशा अगर सेल में होगा तो पक्का क्या होगा, ऑस्मोसिस, क्योंकि उसमें मेम्ब्रेन होएगी ना, बिना मेम्ब्रेन के हमारा सेल है। अगर होता तो हम लोग ऐसे बिखर के आते, मतलब वहां से चलते मेरा आधा कंटेंट घर पे, कुछ यहाँ पहुंचता, जैसे नाली में पानी बहता है, समझ गए, ऐसे आते तुम लोग, ऐसे आते, तुम्हारे एक पार्ट उठा के घर पे देते, उधर लौट के आता है ऐसा। तो मेम्ब्रेन है ना, तो मेम्ब्रेन होगा तो क्या होगा, ऑस्मोसिस। बाकी प्रोसेस दोनों में सेम है, अगर मेम्ब्रेन नहीं है तो डिफ्यूजन, मेम्ब्रेन है तो ऑस्मोसिस। इत्र का ढक्कन खोलो, पूरे रूम में बिखर जाएगा, क्या है, डिफ्यूजन। एल्कोहल जानते हो, ढक्कन खोले हो उसका, तुम लोग पिए हो, नहीं पिए हो, सब पियो, झूठ बोल रहे हो। हाँ, खांसी आई है कभी, खांसी का सिरप पिए हो, उसमें 100% एल्कोहल, 100% नहीं होता, ये झूठ बोल रहे हैं, लगभग उसमें, मतलब अब तो थोड़ा बॉन्ड लग गया, नहीं पहले 90% 70% ऐसा हुआ करता था। हाँ, अब तो 10% बहुत कम हो गया। देखो कभी खांसी का सिरप पी के चेक करना, थोड़ा सा आता है कि बस सो जाओ बस, समझ रहे हो। हाँ, अरे आजकल तो पता नहीं कहाँ कहाँ होने लग गया, समझ रहे हो ना। तो ये हो गया डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस, दोनों मतलब समझ गए। अब देखो, अब ऑस्मोसिस के इधर देखो, सुनो ध्यान से, सुनो 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 सुनो, गांव वालों सुनो, देखो ऑस्मोसिस के दो प्रकार होते हैं, कौन कौन से, एक होता है इंडॉस्मोसिस और एक होता है एक्सॉस्मोसिस। एक्स मतलब समझते हो ना, एक्स मतलब समझते हो, देखो मुस्कुरा रहे हो, सब समझ रहे हो, एक्स मतलब समझते हो, हाँ, एग्जिट समझते हो, एग्जिट, बाहर, मैंने कहा लिखा था, ये एग्जिट है लिखा था ना एग्जिट या एंट्री या इन आउट, ऐसा लिखा था ना। तो इन मतलब इन और आउट मतलब आउट, बस समझ गए। अब देखो, अगर अब जैसे अगर हम लोग हम लोग बताते अंगूर को नमक में डाले थे तो उसमें क्या हुआ था, ऑस्मोसिस। चने को पानी में डाले थे, क्या हुआ था, ऑस्मोसिस। बाइकल सेल है उसमें भी ना, तो उसमें भी ऑस्मोसिस, में भी ऑस्मोसिस।
अब देखो, अगर किसी सेल को कहीं पे डाले सोल्यूशन में, अगर इसके अंदर कुछ सेल शैप में पानी एंट्री कर गया, अंदर घुस गया, तो क्या कहलाएगा? इंडोऑस्मोसिस। ध्यान समझो, अगर अगर किसी के अंदर पानी इसके अंदर अंदर चला गया, तो क्या कहलाएगा? इंडोऑस्मोसिस। जैसे चने को पानी में भिगोएंगे तो क्या हो जाएगा? चना फूल जाएगा, उसके अंदर पानी एंट्री किया है और उसके अंदर भी कुछ था, तो क्या होगा? इंडऑस्मोसिस। और अगर उसका पानी बाहर निकल आए तो वो क्या कहलाएगा? एक्सऑस्मोसिस। बात समझ गए? मतलब उसका पानी अगर बाहर निकल आए तो वो क्या कहलाएगा? एक्सऑस्मोसिस। मतलब पानी उसका बाहर निकल गया। अब ये बात बताना है, बताओ कि इंडॉस्मोसिस हाइपरटॉनिक में होगा कि हाइपोटॉनिक में होगा? जो इंडॉस्मोसिस हो रहा है ये हाइपरटॉनिक में होगा कि हाइपोटॉनिक में होगा? हाइपर में होगा। वेरी गुड। देखो, हमने क्या बताया था कि पानी, ये जो इंडॉस्मोसिस में होगा, ये किस में होगा? उल्टा बोल दिए हो। हाइपर, देखो ऐसे देखो, अगर यहाँ पे हमने कहा कि एक अंगूर का टुकड़ा डाल दिए, अब यहाँ बाहर क्या है? NaCl। रुको यहाँ थोड़ा समझाएं एक बार, तब बढ़िया समझ आएगा, यहाँ थोड़ा खच्चर हो जाएगा। देखो, ये एक यहाँ पे हमने क्या डाला? NaCl प्लस वाटर। बात समझे? और यहाँ पे ये अंगूर का वो डाल दिए, सेल। अब इसके अंदर इसका पानी कहाँ निकल आएगा? बाहर निकल आएगा। तो इसका पानी बाहर निकल का मतलब क्या मतलब है? एक्सऑस्मोसिस, है ना? और दूसरा एक है, मान लो ये पानी है, इस पानी में क्या डाल दिए? चने को डाल दिए, इसके अंदर पानी क्या हो जाएगा? अंदर जाएगा। तो ये होगा इंडोऑस्मोसिस। ये दो बात हुआ। अब बताओ ये वाला सॉल्यूशन कैसे होगा? हाइपर कि हाइपो? ये होगा हाइपर, हाइपरटोनिक, और ये होगा हाइपोटोनिक। बात समझ गए? तो जब हाइपरटोनिक होगा तो क्या होगा? एक्सऑस्मोसिस। यहां पे क्या होगा? एक्सऑस्मोसिस। और जब हाइपोटोनिक होगा तो क्या होगा? इंडऑस्मोसिस। हाँ, लो डी आ गया। जब देखो, याद करो, ऐसे याद करो, जब सॉल्यूशन हाइपरटोनिक होगा तो क्या होगा? एक्सऑस्मोसिस। जब सॉल्यूशन हाइपोटोनिक होगा तो इंडॉस्मोसिस। समझ गए? दोनों का मतलब समझे? इंडॉस्मोसिस कब होगा? अब तुम लोग समुद्र में नहाओगे तो क्या होगा? एक्सऑस्मोसिस। कपड़ा धोगे तो क्या होगा? इंडॉस्मोसिस। नाक बंद के पानी में 5 घंटा डूब जाओगे तो क्या होगा? अगर केवल सादा पानी रहेगा, उसमें डूबोगे तो हमारे अंदर पानी अंदर घुस जाएगा, क्योंकि अगर नमक का घोल नहीं है तो तब ऐसा होगा, लेकिन वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बन जाएगा ना। अगर किसी आदमी को पानी में भिगो दो तो उसके अंदर भी तो पानी घुसेगा, तो क्या कहलाएगा? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और उसके अंदर क्या होगा? इंडास्मोसिस। बात समझ गए? ये बात हो गई। अब 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 हाँ, अब एक बात और समझो। चलो यहां समझो। अब देखो, जो ये सेल होगी, जैसे मान लो ये सेल है, ये एक सेल है, हमने इस सेल को नमक के घोल में डाल दिया। समझ हो रहा है क्या? देखो, इसको इसको हम लोग इस सेल को नमक के घोल में डाल दिए, तो यहां तो क्या होगा? इस सेल से पानी क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। निकलेगा ना? पानी बाहर निकलना मतलब इसका सोल्यूशन बाहर निकलना, मतलब इसका जो प्लाज्मा है वो बाहर निकल जाएगा। इधर ध्यान दो,
आने जाने वाले को तुम लोग मत देखो, समझ रहे हो, इस पे ध्यान दो। इसका मतलब इसका इसके अंदर जो भरा है, क्या भरा है, साइटोप्लाज्म, मतलब वही तो बाहर निकल जाएगा। जब बाहर निकल जाएगा तो अच्छा, जो साइटोप्लाज्म होता है ना, इसको हम लोग एक वर्ड और बोल सकते हैं, प्लाज्मा। सेल के अंदर जो भरा है, जो साइटोप्लाज्म होता है, उसको हम लोग प्लाज्मा ही बोल सकते हैं। अगर किसी के अंदर लिक्विड कुछ भरा है ना, उसको बोलते हैं प्लाज्मा। तो अगर इसका सेल बाहर निकल आएगा, सॉरी सेल नहीं, साइटोप्लाज्म बाहर निकल आएगा, तो वो सेल कहलाएगी प्लाज्मोलाइज्ड सेल। प्लाज्मोलाइज्ड सेल मतलब एक सिकुड़ी हुई सेल। अगर जैसे अंगूर को नमक घोल में डालोगे तो अंगूर का पानी बाहर निकालने के बाद जो बचेगा किशमिश, किशमिश तो बचेगा ना, अंगूर सूख किशमिश बन जाएगा। तो उस किशमिश को बोलेंगे प्लाज्मोलाइज्ड सेल, और उस प्रोसेस को बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। समझे, प्रोसेस बोलेंगे प्लाज्मोलाइसिस अगर इससे पानी बाहर निकला है तो, और उसको सेल बोलेंगे प्लाज्मोलाइज्ड सेल। ये किस कंडीशन में होगा, हाइपरटोनिक सोल्यूशन में, है ना। और अगर इसके अंदर मान लो दूसरा केस देखो, अगर एक सेल है, इसके अंदर पानी एंट्री करवा दिया, कुछ भी एंट्री कर दिया, है ना, तो इसका मतलब ये अब इसके अंदर बस ये जब एंट्री करेगा ना, तो ये सेल ऐसे फूल जाएगी, थोड़ा ऐसे फूल जाएगी ना, जब पानी इसके अंदर घुस जाएगा तो सेल करेगी। ये किस में होगा, हाइपोटोनिक में। किसमें होगा ये, हाइपोटोनिक में। और इसके अंदर जब जाएगी तो ये जब सेल फूल की जब बनेगी तो इसको बोलेंगे डीप्लाज्मोलाइज्ड। समझ गए, ये कहलाएगा डीप्लाज्मोलाइज्ड सेल, और इस प्रोसेस को बोलते हैं डीप्लाज्मोलाइसिस। बात समझ में आई। तो ये था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नज़ारा, तुम लोग देखे कैसा लगा, ठीक है। तो हम लोग यहीं तो अपनी कथा अभी वो ख़त्म कर देते हैं, और क्योंकि वो हम समझ तुम लोग किस लिए बोल रहे हो, इसलिए क्लास इसलिए क्लास अब आगे कंटिन्यू नहीं की जाएगी। तुम लोग का पेपर देखो वहाँ पे खड़ा है, इंतजार कर रहा है पीछे, और तुम लोग को मैथ का पेपर होगा, इसलिए अभी क्लास यहाँ तक होगी। अब अगले क्लास में, अब अगली आगे क्लास में हम लोग इसको पढ़ेंगे, ठीक है। समझ गए तो सारा, इधर सुनो पर, इतना समझ मत आई ना सब। सेल का मेम्ब्रेन, सेल की परमेबिलिटी, तीनों सोल्यूशन, हाइपोटोनिक सोल्यूशन, सेल कैसे बनती है, प्लाज्मोलाइट डीप्लाज्मोलाइट, ये तीनों कंटेंट ऑल ओवर हो चुका है, ठीक है। चलो फिर तुम लोग पेपर दो, हम फिर अगला कंटिन्यू करेंगे अगले में, ठीक है।